नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। और आज सुनिए सरकार में दो मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान पर 65% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त सामने यह आ रही है कि भारत सरकार ने कहा है अपने तमाम नागरिकों को जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप अफगानिस्तान छोड़ के भारत का रुख करें। यानी कि आने वाले दिन भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं अफगानिस्तान के अंदर। क्या करने जा रही है मोदी सरकार, पहला सवाल होगा। और सुनिए सरकार में आज का दूसरा मुद्दा, दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरह से भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे, मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, उस आयोजन का नेतृत्व करने वाले अश्विनी उपाध्याय को आखिरकार बेल मिल गई है। बड़ा सवाल यह कि आखिर दिल्ली पुलिस ने अपना केस मजबूत क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने इससे पहले देखा है किस तरह से अन्य लोगों पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट तक लगा दिया गया, आतंकवाद की धाराएं तक लगा दी गईं, बाद में उन्हें बेल मिली और वो भी 1 साल बाद। तो अश्विनी उपाध्याय पर आखिर दिल्ली पुलिस इतना कमजोर क्यों हुई? मगर सबसे पहले दोस्तों वो खबर जो हर भारतीय को चिंतित करनी चाहिए। खबर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर एनडीटीवी की। इंडिया अर्जेस इट्स नेशनल टू लीव अफगान बिफोर कमर्शियल फ्लाइट्स स्टॉप। भारत सरकार को इस बात का डर है कि इससे पहले कि अफगानिस्तान से जो तमाम व्यावसायिक उड़ान बंद हो जाएं, उन्होंने भारतीयों से कहा है कि आप जल्द अफगानिस्तान छोड़ दें। और इसके लिए भारत सरकार ने मजार शरीफ से एक विशेष विमान का इंतजाम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर कम से कम 1500 से 1600 भारतीय बसे हुए हैं। और अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरा कब्जा हो जाएगा तो सीधे निशाने पर हमारे भारतीय होंगे। और इसकी मिसाल अगर आपको लेनी है तो आपको इस शख्स यानी कि स्वर्गीय दानिश सिद्दीकी की मौत से लेना पड़ेगा। एक भारतीय पत्रकार जो अफगान आर्मी के साथ एम्बेडेड होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, और उसके बाद तालिबान ने बेरहमी से इन्हें मौत की घाट उतार दिया। कहने को दानिश सिद्दीकी एक मुसलमान थे, मगर तालिबान ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाया दोस्तों। यही नहीं, उन्होंने दानिश को और भी बेरहमी से मारा, क्योंकि दानिश एक भारतीय पत्रकार थे। उनके लाश को भी उन्होंने बेइज्जत किया। इससे पता चलता है कि तालिबान के अंदर भारतीयों को लेकर किस कदर नफरत है। और अब आप जानते हैं, कुछ ही दिनों पहले कांधार से भारत को अपने 50 डिप्लोमैट्स को कांधार से भारत लाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि तालिबान बहुत तेजी से कांधार की तरफ बढ़ रहा था। जैसे कि आप जानते हैं, कांधार हर भारतीय के लिए एक बहुत खास मायने रखता है। इससे जुड़ी बहुत कड़वी यादें हैं, क्योंकि कांधार के अंदर आपको याद होगा भारतीय विमान को अपचालित करके लाया गया था और कांधार में कई दिनों तक वो खड़ा रहा था। और कांधार से ही आतंकवादियों को रिहा करके वो आतंकवादी पाकिस्तान ले गए थे। धीरे धीरे दोस्तों तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अपने पैर पसार रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने गुप्त तरीके से तालिबान के साथ बातचीत भी की थी, मगर यह बात स्पष्ट होती जा रही है कि उस बातचीत का कोई फायदा नहीं हुआ है। और यहां पर पाकिस्तान भी अपना खेल खेल रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान के जरिए वो पूरा कब्जा कर ले अफगानिस्तान के ऊपर। सबसे चिंतित करने वाली बात दोस्तों कि अब भारत इनके सीधे निशाने पर है। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार हमारे नागरिकों की पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगा। सबसे ज्यादा चिंतित करने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने हाथ इस पूरे मामले से खींच लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बाद अब अमेरिकी सेना धीरे धीरे जो है वो अफगानिस्तान से हट रही है, लगभग हट चुकी है। और अब जो बाइडेन का एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान आया है जो आपके स्क्रीन पर है। वो क्या कह रहे हैं? अफगानिस्तान में तालिबान के कहर के बीच बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सेना वापस बुलाने का नहीं है मलाल। यानी कि सेना जो इन्होंने वापस बुला ली है, इसको लेकर इन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई मलाल नहीं है। आगे उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, अफगान नेताओं को एक साथ आना होगा, उन्हें अपने लिए लड़ना होगा,
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्हें अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि 20 साल से ज्यादा समय में वॉशिंगटन ने इस पर 10 खरब डॉलर से ज्यादा खर्च किए हैं और हजारों सैनिकों को खोया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को हवाई क्षेत्र में सहयोग, भोजन, उपकरण और वेतन मुहैया कराना जारी रखे हुए है। 20 साल तक ये लोग अफगानिस्तान में थे, मगर 20 साल तक रहने के बावजूद ये लोग तालिबान को कमजोर नहीं कर पाए। आज की तारीख में तालिबान धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा है। करीब 65% अफगानिस्तान पर उनका कब्जा हो गया। मगर यह चर्चा मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? यह चर्चा मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि इसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे बड़ी बात, हमारे जो नागरिक वहां बसे हुए हैं उनकी जान को खतरा है। और दूसरी बड़ी बात, और इस पर गौर कीजिएगा, इससे पहले दोस्तों 1996 से 2001 के बीच, जैसा कि आप जानते हैं, तालिबान का कब्जा था अफगानिस्तान के अंदर। यह वो दौर था दोस्तों जब दुनिया भर के आतंकवादी अफगानिस्तान पहुंच गए थे। यह वो दौर था जब ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में बैठकर 9/11, जी हां, यह तस्वीरें याद है आपको, 9/11 की साजिश रची थी। इसने अफगानिस्तान में रहकर कई अमेरिकी निशानों पर, कई अमेरिकी टारगेट्स पर निशाना साधा था। 2001 के बाद एक और बड़ी खुराफात सामने आई है। एक बहुत बड़ा सिरदर्द, एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन सामने आया है, ISIS। मुझे डर इस बात का है दोस्तों कि अगर तालिबान का पूरा कब्जा अफगानिस्तान पर हो जाएगा तो दुनिया भर के आतंकवादी अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे, और अगर वो अफगानिस्तान पहुंच गए तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसका सीधा असर कश्मीर पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान का डीप स्टेट है, पाकिस्तान का जो ISI है, वो अफगानिस्तान तालिबान का गहरा मित्र है, गहरा दोस्त है। 1996 से 2001 के बीच बहुत ही गिने चुने देश थे जिन्होंने उस वक्त के अफगानिस्तान को स्वीकृति दी थी। उनमें से एक था पाकिस्तान। और आज भी तालिबान जो अपनी जड़ें फैला रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की पूरी मदद के बगैर नहीं कर सकता। पाकिस्तान से लगातार उसे हथियार की मदद मिल रही है, असला की मदद मिल रही है, पैसे की मदद मिल रही है, और पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत का जो गुडविल है, भारत की जो मौजूदगी है, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जड़ें मजबूत होंगी, वैसे वैसे भारत के लिए खतरा मजबूत होगा। एक खतरा अफगानिस्तान के अंदर हमारे राजदूत, हमारे नागरिकों को है, और दूसरा खतरा भारत के अंदर भी आतंकवादी गतिविधियों को मजबूती मिल सकती है। मैं उम्मीद कर सकता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार आने वाले दिनों में कश्मीर को लेकर कोई गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाएगी, जिससे वहां हालात और भी ज्यादा खराब हों। मैं उम्मीद करता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर हमारे नागरिकों को लेकर मोदी सरकार कोई गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाएगी, जिससे हमारे नागरिकों को नुकसान होगा। दोस्तों, भारत तालिबान की बढ़त से कितना ज्यादा चिंतित है, उसके लिए मैं आपको पेश करना चाहूंगा भारत का अपना आधिकारिक बयान। पहला पैराग्राफ जो दूसरे नंबर पे है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Further, as violence in many parts of Afghanistan has escalated, commercial air travel services to many provinces and cities are being discontinued. All Indian nationals visiting, staying, and working in Afghanistan are strongly advised to keep themselves updated on the availability of commercial flights from various parts of Afghanistan and make immediate travel arrangements to return to India before commercial air services are discontinued to their place of stay visit in Afghanistan. भारत सरकार को इस बात की चिंता है दोस्तों कि जैसे जैसे कमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो जाएंगे, भारतीयों के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त सड़कों पर, तमाम हाईवेज पर तालिबान तैनात है, तालिबान मजबूत होता जा रहा है, और उसके चलते हमारे नागरिकों के लिए एक शहर से जाना दूसरे शहर तक जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक ऐसा वक्त भी आ सकता है कि जो इंसान काबुल में फंस जाए
या मज़ार शरीफ में फंस जाए, उसके लिए अफगानिस्तान छोड़ के भारत आना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार के पास इस बात को लेकर एक पुख्ता प्लान होगा। और आज सुनिए सरकार में दूसरा मुद्दा जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पर। और अब बारी आज के दूसरे मुद्दे की। इस दूसरे मुद्दे में हम बात करने जा रहे हैं अश्विनी उपाध्याय। जी हां, दिल्ली के जंतर मंतर में जो मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए, वो शख्स जिसने यह आयोजन करवाया, अश्विनी उपाध्याय, उसे आखिरकार बेल मिल गई। सवाल यही कि आखिर दिल्ली पुलिस ने इस मामले को इतना कमजोर क्यों किया। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए थे। ऐसे ऐसे नारे लगाए गए थे जिन नारों से साफ था कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर दंगे करवाना है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसे हालात पैदा करना है जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा हो और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस वक्त इन पे कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। द अक्यूज्ड हैव बीन बुक्ड अंडर वेरियस सेक्शंस 188, 269, 260 and 153A of the Indian Penal Code IPC, along with Section 3 of the Epidemic Diseases Act and 51B of the Disaster Management Act. इसमें मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा सेक्शन 153A के तहत। सेक्शन 153A क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। सेक्शन 153A IPC, Indian Penal Code, promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. and doing acts prejudicial to maintenance of harmony। यानी कि यह सेक्शन दोस्तों तब लगाया जाता है जब आप दो धर्मों, दो जातियों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था दोस्तों कि यह नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि अश्विनी उपाध्याय को कायदे से बेल नहीं मिलनी चाहिए। मगर मेरा सवाल फिर है कि जब आप सिद्दीक कप्पन पर, उमर खालिद पर, देवांगना कलीता पर, नताशा नरवाल पर, आसिफ इकबाल तन्हा पर UAPA की धाराएं लगा सकते हैं, तो अश्विनी उपाध्याय पर क्यों नहीं? बताइए, क्या अश्विनी उपाध्याय यह कह के बच सकता है कि मैं वहां मौजूद ही नहीं था? यह आयोजन किसने किया, पहले यह बताओ अश्विनी। तुम्हारा क्या इतिहास है हम सब जानते हैं। तुम किस तरह से अपने इन आयोजनों के जरिए समाज के अंदर क्या संदेश देना चाहते हो हम सब जानते हैं। कोई ये नहीं कह सकता और अश्विनी उपाध्याय उस जहरीली बयानबाजी से अपना दामन नहीं झाड़ सकते। आपके सामने था उस दिन क्या हो रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, देश के गृह मंत्री अमित शाह इस पर सख्त कदम उठाएंगे। मगर उम्मीदें हैं दोस्तों, उम्मीदों का क्या। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।